नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जिसमें अपनी जो पिछली वाली कक्षाएं थी उसमें आपने रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तथा पुनः उत्पाद अभिकारकों में विघटित होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है ए और बी के क्या है? दो अभिकारक है और ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। एक बार टोटल का टोटल जो अभिकारक था वो सब किसमें कन्वर्ट हो गया? उत्पाद में बदल गया। अब इसी दौरान ये जो उत्पाद है ये किसमें वापिस विघटित हो जाते हैं? ए प्लस बी में टूट जाते हैं। जैसे कि रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस H2, ये क्या बनाते हैं? अमोनिया NH3। और ये अमोनिया उसी समय विघटित होकर क्या किसमें टूट जाता है? N2 प्लस H2 में। मतलब कि पहले के क्या हुआ, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हुआ? अमोनिया गैस में। अब अमोनिया उसी दौरान किसमें वापस चेंज हो गई? H2 प्लस N2 में, यानी वापस वो नाइट्रोजन और H2 के तत्वों में विघटित हो गई। तो देखिए जैसे ये जो मेरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन है दोनों क्रिया करके किसमें बदल रहे हैं? अमोनिया में। तो ये जो पहली बार क्या हुआ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसमें बदले? अमोनिया में। तो ये किस दिशा में हो रही है? आगे की तरफ हो रही है ना। तो ये क्या हुआ? अग्र दिशा में प्रवाहित हो रही है। जब ये NH3 टूटकर किस में बदल गया? N2 प्लस 3H2। मतलब पहले मेरा A प्लस B था वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हुआ? C प्लस D में। तो ये अग्र दिशा में। जब मेरा C प्लस D टूटकर क्या बनाए? A प्लस B बनाया। तो मेरा ये क्या है? प्रतीप, मतलब पीछे की तरफ। ये प्रतीप अभिक्रिया हुई। अग्र अभिक्रिया मतलब अभिकारक उत्पाद में बदले तो अग्र अभिक्रिया। जब उत्पाद अभिकारकों में टूटे तो प्रतीप अभिक्रिया कहलाती। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देखिए। नंबर 1, यह अग्र व प्रतीप दोनों दिशाओं में संपूर्ण होती है। अग्र व प्रतीप दिशा में संपन्न होती है। ठीक है। नंबर 2, इस अभिक्रिया में
पदार्थों की सांद्रता शून्य होती है। सांद्रता का शून्य होने का मतलब क्या है कि सपोज दैट अभिक्रिया यहाँ से चली तो घूमकर ये वापस कहाँ आ जाती है, यहीं पर ही आ जाती है। न तो इसमें उत्पाद में कोई भी परिवर्तन होगा, न अभिकारक में की सांद्रता में परिवर्तन होगा, न तो 1 ग्राम ये बढ़ेगा न 1 ग्राम ये बढ़ेगा। मतलब अभिक्रिया हमेशा क्या रहती रहेगी, हमेशा निरंतर चलती रहेगी, निरंतर क्या रहेगी, चलती रहेगी। जैसे कि हमने भौतिक परिवर्तन में पढ़ा था, हमने जल वाला उदाहरण लिया था, उसमें हमने क्या बताया था कि बर्फ़ किस में बदल रही है, वाटर में, यानी लिक्विड में। लिक्विड को जब और गर्म कर दें तो वो किस में बदल जाए, वाष्प में। उसको कंप्रेस्ड कर देते हैं तो वो पुनः लिक्विड में, अब लिक्विड को हम किस में कर रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो वापस से बर्फ़ में बदलती है। मतलब ये प्रक्रिया पूरी तरह चलती रहती है। तो ये विक्रिया भी क्या रहती है, हमेशा चलती ही रहती है। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य लगाते हैं। ठीक है, पहली बात दोनों दिशाओं में संपन्न होगी। दूसरी बात अभिक्रिया की सांद्रता 0 रहेगी। तीसरी बात इसके ये बीच वाला चिन्ह, यानी इसको अभिक्रिया में ये वाला चिन्ह लगाकर क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये तो मेरी किसकी बात हुई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया की बात करें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मेरी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तो देखिए मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलता है लेकिन उत्पाद अभिकारकों में विघटित नहीं होता है। इससे आप क्या समझे कि ये अभिक्रिया हमेशा किस दिशा में रहेगी, हमेशा अग्र दिशा में रहेगी। कैसे, जैसे कि मेरा A प्लस B है, ये हमेशा अग्र दिशा में और C प्लस D बनाएगा, लेकिन कभी C प्लस D A प्लस B नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, एक मैंने HCl ले लिया और मैंने NaOH ले लिया, इन दोनों विक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। कभी भी NaCl और H2O कभी भी टूटकर HCl और NaOH नहीं बनाएंगे, हमेशा HCl NaOH में टूटकर NaCl प्लस H2O ही बनाएगा। तो ये विक्रिया क्या है, हमेशा अग्र दिशा में संपन्न होती है, हमेशा अग्र दिशा में संपन्न होती है। नंबर 2, सांद्रता शून्य नहीं होती है। सांद्रता क्या नहीं होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, और देखो सांद्रता शून्य कैसे नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर सांद्रता 100% थी, सांद्रता क्या थी, 100% थी। अब ये धीरे धीरे किस में बदल रहा है, NaCl प्लस H2O में।
एक टाइम ऐसे आएगा कि ये 100 का 100 कन्वर्ट होकर यहाँ पर कितनी सांद्रता हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यहाँ पर कितनी बचेगी, 0% सांद्रता बचेगी। मतलब पूरा का पूरा HCl और NaOH किस में बदल गया, NaCl प्लस H2 में। एक बात, अगर दिशा में हमेशा क्या रहती है, अगर दिशा में ये हमेशा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, ये सभी अभिक्रिया क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। इस अभिक्रिया में आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको सीधा लिख कर दे देगा, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको कोई भी 3 अंतर देख लेना और उसको लिख देना। ठीक है, अब यहाँ तक, अब जो मेरे अभिक्रिया है वो आप जानते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये मैं आपको पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ा चुका। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या क्या उसके उदाहरण हैं वो देखेंगे। इसे अपौपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। अपौपचय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, मतलब ऑक्सीजन के अपघटन अपचयन पर, हाइड्रोजन के अपचयन अपघटन पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के अपघटन पर। तो नंबर 1 देखिए, ऑक्सीजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर। तो पहले ऑक्सीजन के संयोजन के आधार पर, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, जैसे कि मैं C+O2 क्या बनाया, CO2, Cu+O2 CuO। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संयोग। नंबर 2 बात करूं, वियोजन के आधार पर। वियोजन में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, विघटन होता है या ऑक्सीजन बाहर निकलती हो। जैसे MgO, Mg+O2। और एग्जाम्पल देख लो, ZnO, Zn+O2। मतलब 2 प्रकार की हो गई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, दूसरी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती हो। ये दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरी बात करूं, हाइड्रोजन के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता हो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाया था, इसमें अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्या था, निकल उत्प्रेरक, 473 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटीएम क्या था, दाब था, तो किस में बदल जाती है, एथेन में बदल जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे एथिन था, इसको छोड़ो, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या है ये, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या H2 प्लस Cl2 क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब बात करें वियोजन के आधार पर। इसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो, पहले आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अपचयन अभिक्रिया या अपचयन। दूसरी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन निकलती है क्या कहलाती है, विहाइड्रोजनीकरण या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये अभिक्रिया है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऐसी गैस है जिसमें मरी हुई मछली के समान गंध आती है, बहुत ही कहते हैं बदबूदार गंध होती है। ये हो गया, संतुलित कर लो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दो। तो इसमें देखो हाइड्रोजन क्या निकला, ये क्या थी, मेन तत्व था जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था, इससे टूट कर ये बाहर निकल गया, तो क्या निकला, विहाइड्रोजनीकरण यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाई। वही बात पिछली वाली अभिक्रिया याद करो, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नंबर 3 बात करते हैं विद्युत धनी तत्वों के वियोजन एवं संयोजन के आधार पर। विद्युत धनी तत्व, इसका मतलब क्या है, विद्युत धनी तत्व मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, जैसे ज़्यादा, मैंने बताया था क्लोरीन है माइनस चार्ज आता, मतलब जितने भी ऋणात्मक तत्व होंगे, जितने भी जिस पर माइनस चार्ज आता है, क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब उसके पास पहले क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा थी, तो वो क्या होंगे, विद्युत धनी तत्व। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम है, इसमें क्लोरीन जोड़ दें। क्लोरीन क्या है, यहाँ पर विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी तत्व क्या बनाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया क्लोरीन से करवा दो, क्या बनाता है? HCl प्लस सल्फर। मतलब विद्युत धनी तत्व के संयोग के आधार पर अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्व का योग होता हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखो ये क्या है? विद्युत धनी, मतलब देखो क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, जैसे H2 प्लस O2, H2O -2, मतलब इनके पास ये -2 क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को, तब इसके पास -2 आया है, तब इसके पास क्या है? -2 आया है। मतलब पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी? अष्टक पूर्ण से ज़्यादा थी, तो इस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा थी इसके पास। सल्फर -2, कॉपर -4, कार्बन -4 देख लो, सिलिकॉन -4 देख लो। तो इनके पास क्या है? ये -4 ये -2 और -4 आ कहाँ रहा है? पहले इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसलिए दूसरे को दे रहे हैं। ठीक है, विद्युत धनी हो गया। अब जैसे कि और बात करें, दूसरा, अगर विद्युत ऋणी तत्व का योग हो रहा है, विद्युत ऋणी तत्व का योग हो रहा है, तो वो अपचयन होगी। कैसे? जैसे मैं बात करूं, कोई भी अभिक्रिया ले लो, Cl2 प्लस Mg एक ये ले लो, एक Cl2 प्लस Na ये ले लो। देखो Mg क्या है? Mg +2 है और Na प्लस क्या है? +1 संख्या है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। ऋणी का मतलब क्या है? विद्युत ऋणी, इसका मतलब क्या है? इसके पास कमी पड़ रही है। और Na प्लस का क्या है? इसके पास ज़्यादा है, कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या बनेगा? MgCl2, और ये क्या बनेगा? KCl। ठीक है, ये विद्युत ऋणी हो। अब बात करते हैं अगला जो है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। आपको एग्ज़ाम इतना नहीं देगा, अगर पूरी अभिक्रिया बड़े नंबर की आ जाती है तब आपको ये सारे लिखने पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ ये अभिक्रिया लिखनी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे ऑक्सीजनीय अभिक्रिया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अपचयन अभिक्रिया। जैसे कि Na की अभिक्रिया कराते हैं तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन B+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व धनात्मक में बदल जाता है, यानी धन ऋणी धन मतलब धनात्मक रूप में बदल जाता है, धन आयन में बदल जाता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 2, जैसे क्लोरीन है, किस में बदला? क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस बन जाती है। जैसे सल्फर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये सल्फर तत्व में बदल जाता है। ठीक है, और बहुत सारे, जैसे फ्लोरीन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं तो ये फ्लोरीन आयन में। यानी कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें
ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तत्व में बदल जाता है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तुम्हारे अभिक्रियाओं के प्रकार हुए। हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है। आपको एग्जाम में लिखना है सिर्फ ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के। अगर आपको एग्जाम में पूरा पूछ ले कि रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। पहला आपको ऑक्सीजन के संयोजन वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के संयोजन वियोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, विद्युत ऋणी व विद्युत धनी तत्वों के आदान प्रदान पर। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। Zn प्लस CuSO4 क्या बना? ZnSO4 प्लस Cu। देखो Zn था, Zn क्या था? तत्व था, किस में बदल गया? ZnSO4 में। मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। Cu है, बाहर निकल गया, पूरा तत्व बन गया, तो इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल और देखें, देखो Fe2O3 था, पूरा तत्व था, किस में बदल रहा है? ये पूरा Fe में टूट गया। देखो यहां पर देखो CuSO4 था, क्या हुआ? एक तत्व में बदला, तो ये क्या हुआ? अपचयन। और ये CO था, ये किस में बदला? CO2 में, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो यहाँ तक अपना जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपना एक पार्ट पूरा हो चुका है। कल हम अपनी कक्षाएं हैं वो उत्प्रेरक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।